ओके, अब ये क्वेश्चन करते हैं। तो अगेन आप इस क्वेश्चन का अगर स्ट्रक्चर देखोगे वही सेम है। यूपीएससी ने इस बार एनवायरनमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन स्ट्रक्चर पे पूछे हैं। तो बाय डेफिनेशन जो है आपका स्टेटमेंट वन सही हो जाता है। ठीक। तो अब इससे आपको क्या पता चलता है? इससे आपको पता चलता है कि आर्टिकल 6 जो है वो पेरिस एग्रीमेंट में था, और वो डिस्कस किया जाता है ग्लोबल डिस्कशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। तो आपको इससे बस इतना पता चलता है कि आर्टिकल 6 पेरिस एग्रीमेंट का है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। तो बहुत ज़्यादा आपको इससे न्यूज़ नहीं मिलती है, ये सही है उससे। अब आगे के दो स्टेटमेंट्स देखते हैं और कैसे हम लोग अपने पीवाई क्यू एनालिसिस से उनको कर सकते थे या नहीं, वो देखते हैं। तो स्टेटमेंट टू है कि आर्टिकल 6 सेट्स आउट द प्रिंसिपल्स ऑफ कार्बन मार्केट्स। अब ये जो कार्बन मार्केट वाली चीज़ है, राइट, ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस इस पे आते रहते हैं, पूछे गए हैं पहले, जैसे कि हम लोग सॉल्यूशन में देखते हैं अब। ओके, तो एक डिस्टिंक्शन बिटवीन मार्केट एंड नॉन मार्केट अप्रोचेज होती है, वो हम बाद में करेंगे। पर कार्बन मार्केट का मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, 2023 में क्वेश्चन था, राइट। ये सब एनालिसिस में दिया है पर मैं अभी आपको जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ। 2023 में जो ये क्वेश्चन था, हाँ, तो इसका एक कॉन्सेप्ट देखिए, द फंडामेंटल नेचर ऑफ मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म फॉर क्लाइमेट चेंज। द कोर अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड इज दैट अ मार्केट इन्वॉल्व्स ट्रांजैक्शंस बिटवीन वेरियस बायर्स एंड सेलर्स based on supply and demand. It is not primarily a tool for one-way transfer of resources. तो ये क्वेश्चन 2023 में यूपीएससी ने पूछा था, जो कि बात करता है कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू स्टेट। तो अगर आपने इसको पढ़ा होता तो आप थोड़ा बहुत कार्बन मार्केट्स के बारे में पढ़ते, देखते, एनालाइज किया होता अगर, ठीक, और आपको पता चलता कि कार्बन मार्केट क्या है। मे बी आप ये एनालिसिस करते समय आप ये भी देखते कि सिर्फ मार्केट अप्रोचेस नहीं है, नॉन मार्केट अप्रोचेस भी हैं, और मे बी आपको आर्टिकल 6 भी दिख जाता है, राइट। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये 100% दिखता, पर हो सकता है कि दिख जाता, राइट। तो हम इससे कह सकते हैं कि ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट जो है उसमें कार्बन मार्केट सेट होते हैं। ये तो देखिए बहुत ही कॉमन सेंस वाली चीज़ है, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल में कार्बन मार्केट होते हैं, एनसीईआरटी में दिया है, ये सब एनालिसिस में है नीचे। तो पेरिस एग्रीमेंट में भी कार्बन मार्केट तो होंगी। अब वो आर्टिकल 6 है कि नहीं है, ये अभी हम लोग को पक्का नहीं है। अगर आपको वो एनालिसिस के समय दिख गया होता आर्टिकल 6, तो मे बी आपको ये याद होता। नहीं दिखा तो मे बी पक्का नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब स्टेटमेंट 3 पे आते हैं, ये भी आर्टिकल 6 की बात करता है, और ये बात करता है पेरिस एग्रीमेंट इंटेंड्स टू प्रमोट इंटर कंट्री नॉन मार्केट स्ट्रैटेजीज टू रीच देयर क्लाइमेट टारगेट्स। अब इसके ऊपर भी पहले पीवाईक्यू आ चुका है, राइट। वैसे तो जो बेसिस है पूरे क्लाइमेट चेंज का, जो सॉरी क्लाइमेट के लिए जो हम लोगों ने डिक्लेरेशंस प्रोटोकॉल्स वगैरह किए हैं, क्योटो प्रोटोकॉल टू पेरिस अग्रीमेंट, जो उसका बेसिक है, जो एनसीईआरटी ने दिया, वो यही है कि मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म्स जो थे वो डेवलपिंग कंट्री नहीं कर रही थी फॉलो, सिर्फ डेवलप कंट्रीज कर रही थी, इसलिए वो फेल हो गया। और फॉर फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होना चाहिए, उनको चीज़ें कुछ सपोर्ट मिलना चाहिए। यही पेरिस एग्रीमेंट में इंश्योर किया था, ताकि सब लोग साथ में मिलके क्लाइमेट के अगेंस्ट लड़ सकें। ये सब बेसिक एनसीईआरटी में दिया है, आप कोई भी बेसिक नोट्स पढ़ोगे उसमें दिया होगा, ठीक। एक क्वेश्चन भी अगर देखोगे 2016 में पूछा गया था, जो कि बात करता है डेवलप्ड कंट्रीज एक्नॉलेज देयर हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड कमिटेड टू डोनेट 1000 बिलियन अ ईयर फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू कोप विद क्लाइमेट चेंज। अब ये क्या है? ये नॉन मार्केट अप्रोचेस ही तो होगी। मार्केट में तो आप सेल और बाय करते हो ना, इसमें तो काइंड ऑफ ग्रांट मिल रही है। तो ये नॉन मार्केट अप्रोच ही है। तो मतलब बहुत कॉमन चीज़ है, पर मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने नहीं भी देखी, आप सिर्फ पीवाई क्यू एनालिसिस कर रहे हो, तो ये आप ये डिड्यूस कर लेते कि जो पेरिस अग्रीमेंट है उसमें दोनों मार्केट वाली चीज़ें भी हैं और नॉन मार्केट वाली चीज़ें भी हैं। अब मेन चीज़ जो फंसती है वो ये है कि क्या ये दोनों आर्टिकल 6 में है, ठीक। तो ये चीज़ तो दोनों सही है, पर क्या ये दोनों चीज़ें आर्टिकल 6 में ही आती हैं कि नहीं आती हैं, ये पक्का नहीं है। अब इस देखिए, हर चीज़ आप नहीं कर सकते हो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि फैक्चुअल होती हैं। मैंने बोला है कि 80 से 90 क्वेश्चन से आप कर सकते हो। एनवायरनमेंट खासकर कि कठिन सब्जेक्ट माना जाता है, इसमें आप सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो।
तो अगर आपको एनालिसिस के टाइम आर्टिकल 6 दिख गया होता तो आपने कर लिया होता, नहीं दिखा होता तो नहीं कर पाए होते, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। तो अगर आपको आर्टिकल 6 दिख गया होता तो आपको पता होता कि ये दोनों सही हैं, ट्रू, पहला भी सही है और आंसर ये है। अगर आपको नहीं दिखा होता तो आप कुछ फिर लॉजिक लगा सकते थे, आप तुक्का लगा सकते थे। तुक्का भी नहीं बोलेंगे उसे, मतलब एक कैलकुलेटेड गेस लगा सकते थे। क्यों वो फायदा करता है यूपीएससी में, वो मैं आपको बताता हूँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होती है। देखो यूपीएससी में आपको क्वेश्चन सही करो तो +2 मिलता है, ठीक, और अगर आप क्वेश्चन गलत करो तो -2/3 होता है। तो अगर आपने बेसिक सी सैट भी पढ़ी होगी तो आपको समझ में आएगा। अगर आप रैंडमली कोई भी क्वेश्चन लगा, कोई भी स्टेटमेंट को टिक कर देते हो रैंडमली, मतलब आपने अगर पूरा तुक्का माना, तो आपकी प्रोबेबिलिटी या एक्सपेक्टेड मार्क्स जिसको बोलते हैं, एक्सपेक्टेड मार्क्स मतलब अगर मान लो आपने 100 बार यही काम किया, 100 के 100 क्वेश्चन में आपने तुक्के मारे, तो आपके कितने मार्क्स आएंगे? तो आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स, एवरेज मार्क्स जो आएंगे वो आएंगे 0, ठीक। क्योंकि अगर आप एक स्टेटमेंट सही करते हो +2, वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4 के साथ, और जो -2/3 होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3/4 के साथ, है ना, क्योंकि आप 4 में से एक चांस है कि आपको सही होगा और 4 में से 3 चांस है कि आपका गलत होगा। अब जब आप इनको ऐड करते हो तो ये +2 -2 कट के 0 आ जाता है। तो ऑन एन एवरेज आपके 0 मार्क्स आएंगे। मतलब अगर एकदम ही तुक्का मारते हो तो आपके ऑन एन एवरेज 0 मार्क्स आएंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी अंदाजा है, बिल्कुल जरा सा भी अंदाजा है किसी चीज़ के बारे में, फिर आप चीज़ करते हो, कुछ आंसर लगाते हो, तो आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स हमेशा 0 से ऊपर ही होंगे, ठीक। अगर आपको क्वेश्चन के बारे में कुछ भी पता है तो एक्सपेक्टेड मार्क्स 0 के ऊपर ही होंगे। तभी आप देखते होगे कि जो लोग होते हैं वो काफ़ी हाई अटेम्प्ट करते हैं। वो बोलते हैं कि 90 अटेम्प्ट करो, 95 अटेम्प्ट करो, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा भी अंदाजा है, थोड़ा सा भी जजमेंट है, तो ऑन एन एवरेज जो मार्क्स हैं वो 0 से ऊपर बन जाते हैं, ठीक। तो ठीक है, हमको आर्टिकल 6 अगर नहीं पता है मान लो, तो भी हम इसमें क्या करते हैं, राइट, ये लोग करते हैं तभी कट ऑफ हाई आते हैं, इसलिए आपको भी पता होना चाहिए। तो आप बोलते हैं कि ठीक है, ये दोनों चीज़ें तो होती हैं, पर ये आर्टिकल 6 में है कि नहीं है। मैं बोल सकता हूँ कि स्टेटमेंट 1 में आर्टिकल 6 दिया है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। कार्बन मार्केट और इंटर कंट्री नॉन मार्केट स्ट्रैटेजीज भी इन्हीं से ही रिलेटेड है, तो काफ़ी हाई प्लॉजिबिलिटी है कि दोनों सही हो सकते हैं, ठीक। तो आप ए को मार सकते हो आंसर, तो मे भी हो सकता है सही, कि आपका थोड़ा लक काम कर जाए। तो इस क्वेश्चन में बोलूँगा कि अराउंड 50% चांसेस है कि आप चीज़ें सही कर पाओ, ठीक है। कभी कभी फैक्ट्स आ जाते हैं, नई चीज़ें आती हैं, कोई बात नहीं, आप स्टिल 50% चांस है आपके पास, राइट, सही करने का। चलो, तो ये एक थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन निकल गया जिसमें आपको आर्टिकल 6 पता होना चाहिए था। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।